न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहन। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा जिसने रात से ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी थी, एक ऐसा तहलका मचा जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक बार फिर से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। बात कर रहे हैं इजराइल के बारूदी बदले की जो उसने ईरान से लिया है। ईरान की तरफ से किया गया वो हमला 1 तारीख का हमें आज भी याद है, और उसके बाद से पुरजोर बदला ठीक 25 दिन बाद पूरी स्ट्रेटजी के साथ इजराइल ने लिया है। लेकिन क्या यहीं पर अब ये पूरा सिलसिला थम जाएगा या फिर ईरान जो है वो बैकफायर करेगा, और अगर वो बैकफायर करेगा तो आने वाले समय में इसके क्या नतीजे होंगे, और ये कहां सिलसिला जाके थमता हुआ नजर आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं? देखिए अमृता, हिजबुल्ला ये सब शुरुआत कैसे हुई? हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला की मौत के बाद कहीं ना कहीं ईरान ने जो इजराइल पर अटैक किया 1 अक्टूबर को, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि इजराइल बड़ा रिटेलिएशन की तरफ कहीं कुछ सोच सकता है, प्लान बना रहा है। और ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ऑयल संयंत्र जो है, ऑयल फैसिलिटीज जो है, माना यही जा रहा था कि इजराइल ईरान के इन ठिकानों को नष्ट करने पर कुछ ना कुछ जरूर करेगा आने वाले समय में। और यही हमने देखा कि 25 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार इजराइल ने हमला किया। मगर यहाँ खास बात यह है कि इजराइल ने न तो ईरान की किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया है और न ही किसी ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया है। हमले किए हैं, 100 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया इस हमले में, तमाम हमले किए। लेकिन ईरान की भी आप देख लिया डिफेंस सिस्टम जो है उस इजराइल के हमलों को रोकने में कहीं ना कहीं सफल साबित हुई है। तो क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका की मध्यस्थता मानी जाए? क्योंकि शुरुआत से एक ब्लूप्रिंट जो अमेरिका को दिया गया इजराइल की तरफ से, जिसमें पूरी जानकारी दी गई, हालांकि अमेरिका के मीडिया की तरफ से ये साफ किया गया कि उसमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सतही जानकारी उसमें जरूर दी गई थी। तो उसमें अमेरिका ने साफ साफ ये कहा था कि ना तो आप ऑयल रिफाइनरीज छेड़ेंगे, ना आप न्यूक्लियर साइट्स छेड़ेंगे, हाँ आप सैन्य ठिकानों पर हमला कीजिए, जहां जहां से आपको नुकसान पहुंचा आप उन साइट्स को निशाना बनाइए और वहां पर अटैक कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की मध्यस्थता जो रही है वो ईरान के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक रहा। बिल्कुल अमृता, कहीं ना कहीं अमेरिका की कोशिश यही है हमेशा से कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को कोई भी किसी भी हालत में बचाया जा सके। क्योंकि उस इलाके में आप इराक देख लो, सीरिया देख लो, वहां अमेरिका के भी अपने मिलिट्री ठिकाने हैं। तो अगर इन फ्यूचर अगर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ईरान डायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिकी सैनिकों को टारगेट कर सकता है। वो भी है, और अमेरिका की कूटनीति भी है, अमेरिका का एक डिप्लोमेट रीजन भी है। अमेरिका अपने समर्थन की सरकार ईरान में चाहता है, जैसे 1789 में हुआ करती थी रेजा फैमिली जो आज भी अमेरिका में रहते हैं, उनके जो बेटे हैं। तो अमेरिका ये चाहता है कि ईरान में कहीं ना कहीं वो सत्ता में आए और ईरान को उस तरीके का नुकसान ना हो, बल्कि डिप्लोमेट लिहाज से ईरान का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। तो वो मजबूती चाहने के लिए इजराइल को ये अलाउ नहीं किया गया कि पूरी तरीके से ईरान का सर्वनाश हो। और दूसरी चीज एक और है, ईरान की ताकत का भी यहाँ एहसास होता है। जिस तरह से ग्लोबल स्टेज पर ईरान को तमाम रशिया प्राथमिकता देते आया है, चीन प्राथमिकता देते आया। अभी आप देख लें ब्रिक्स में भी जिस तरह से ईरान के प्रेसिडेंट गए हुए थे मसूद पेजेश्कियान, तो वो तमाम चीजें आप देख लो, ये दर्शाता है कि ईरान इस वक्त कितने मजबूत स्थिति में है। तो इसे भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इजराइल को अमेरिका की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और ऑयल संयंत्रों पर आप हमला ना करें, आपको हिसाब बराबर करना था तो आप जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी छूट दी गई। लेकिन वही अब देख लिए अब कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है। आपने ये तो जिक्र किया कि इजराइल को एक संदेश या इजराइल को एक नियंत्रित रखा गया है, लेकिन ईरान को भी साफ संदेश इस आज के हमले के बाद अमेरिका की तरफ से दिया गया कि ये जो जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की है, इसके बाद अब ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। ईरान को इसके बाद कोई अटैक नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के समर्थन में है, ये भी साफ कर दिया गया है। देखिए इजराइल ने जो हमला किया है उसका नाम दिया डेज ऑफ रिपिटेंस, यानी पछतावे का दिन। तो इस ऑपरेशन का पूरा ये नाम दिया गया। माना ये जा रहा है कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से इस जो हमले की जो रणनीति थी कहीं ना कहीं उसे भी लीक कर दिया गया था पहले ही, ताकि ईरान पहले से तैयार रहे। तो ये तमाम कोशिशें हैं अमेरिका की कहीं ना कहीं इसे ठंडे बस्ते में डालने की। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो तमाम इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है बेहतर ढंग से समझते हैं। तो आखिर सुमित, सबसे पहले आप बताइए इजराइल का ये हमला, इसके पीछे अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका की रणनीति ही इसके पीछे है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की तरफ से कस्में खाई जा रही थी, हमले के दावे किए जा रहे थे, 1 अक्टूबर को हमला किया था ईरान ने इजराइल के ऊपर, उसके बाद से अभी तक कहा जा रहा था कि तैयारी की जा रही है, ऐसा हमला होगा कि पूरी दुनिया देखेगी,
इसराइल को, ईरान को ऐसा सबक मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। आज सुबह तड़के सुबह उन्होंने हमला किया, कई सारे फाइटर जेट्स थे, मिसाइल्स गिराई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि डैमेज क्या हुआ। 2 फौजियों की मौत हुई है ईरान के, जो ईरान ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ। इसराइल की तरफ से कहा गया कि हमने उन मिसाइल संयंत्रों को निशाना बनाया, यानी उन फैक्ट्रीज को निशाना बनाया है, ईरान की उन मिसाइलों की फैक्ट्रीज को, जो मिसाइलें इसराइल पर दागी गई थी 1 अक्टूबर को। अब यहाँ पर देखिए कि जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था 1 अक्टूबर के दिन, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो उसके न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया कि उसके जो तेल के संयंत्र है, ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो तेल ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, उनको निशाना बनाकर ईरान को करारी चोट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसराइल की तरफ से दावे किए गए बहुत बड़े बड़े, लेकिन क्योंकि ऐसा शायद अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। हाँ, अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था, और अमेरिका क्यों नहीं चाहता था उसके पीछे भी एक वजह है, ये ईरान की ही रणनीति है। एक्चुअली बात क्या है कि इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, इन देशों में उनके फौजी अड्डे हैं। ईरान की तरफ से ये कह दिया गया था कि अगर, एक सीक्रेट मैसेज दिया गया था इन देशों को, खाड़ी के देशों को, कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है, हमारे तेल संयंत्रों पर हमला होता है, तो हम रिटेलिएट करेंगे, और रिटेलिएशन में हम आपके तेल संयंत्रों पर हमला करेंगे। ऐसा होता तो पूरे, एक तो इकोनॉमी बिगड़ जाती पूरी, उन देशों की इकोनॉमी बिगड़ जाती, तेल की कीमतें आसमान छू जाती। अमेरिका में चुनाव होने वाले, अभी मुझे लगता है शायद 5 तारीख के चुनाव है, 5 नवंबर को, उससे पहले अगर ये हमला होता और पूरी इकोनॉमी बिगड़ती, तो कमला हैरिस के लिए मुश्किल पड़ जाती। मुस्लिम वोट पे बड़ा असर होता, वो भी एक कितना बड़ा aspect हिस्सा है। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका एक तरीके से ग्लोबल लीडर है, और देश पूरी दुनिया में अगर ऑयल की सप्लाई में अगर दिक्कत होती है, ऑयल की सप्लाई अगर रुकती है, एनर्जी की सप्लाई अगर रुकती है, तो फिर उसका असर इंटरनेशनल तौर पर होता है, और मंदी की तरफ दुनिया बढ़ सकती थी। लेकिन आगे हम इसको किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि रूस पर नाटो का दबाव और इधर से अमेरिका का बार बार ईरान को समझाना, ये सब ईरान को रोक पाएगा? ईरान तो रुका ही हुआ है, ईरान तो एक्चुअली रुका ही हुआ था। ये तो असल में इजराइल को रोकने की बात हो रही थी, ईरान की तरफ से एस्केलेटरी मेजर नहीं लिए जा रहे थे। ईरान ने हमला किया तो कब किया? जब आपने देखा कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्ला को मार दिया। हिजबुल्लाह ईरान का खड़ा किया हुई प्रॉक्सी, और हसन नसरल्ला बहुत ज्यादा क्लोज माने जाते थे सुप्रीम लीडर के। नसरल्ला को आपने मार दिया। आपने ईरान में घुसकर तेहरान में जो हमास के पॉलिटिकल चीफ थे इस्माइल हानिया, उनको मार दिया। हिजबुल्लाह पर आपने इतने हमले किए, उसके वारिस को भी मार दिया, नसरल्ला के वारिस को, वारिस के वारिस को भी मार दिया। तो इजराइल कहीं रुक नहीं रहा था, और सबसे ज्यादा इजराइल तो हमास में नहीं रुक रहा है ना, वहाँ गाजा में, माफ कीजिएगा, गाजा में हमास से जंग के नाम पर जिस तरीके से वहाँ कत्लेआम हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर इजराइल की फौजें ऑपरेशंस कर रही हैं, उसमें बहुत सारे मासूमों की जान जा रही है। करीब 40 से 45 हजार लोग वहाँ पर मर चुके हैं। इतने तो हमास के फाइटर नहीं थे वो। तो उसको रोकने के लिए ही ये सारी बातें थी। हमास पर जो हमले हो रहे हैं या गाजा में जो हमला हो रहा है, उसको जब तक इजराइल नहीं रोकेगा तब तक हिजबुल्लाह ने कहा था कि हम इस पर अटैक करते रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने तो यहाँ कह दिया कि ये जो हमला इजराइल ने किया, ये उन्होंने आत्मसुरक्षा में किया। हाँ, आत्मसुरक्षा का तो खैर नाम लिया ही जाएगा। कोई क्यों कहेगा कि हम अग्रेसिव हैं और अग्रेशन हम लोग दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, उसके जवाब में इन्होंने हमला कर दिया। मुझे लगता है कि टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश हुई है, इसमें अमेरिका कामयाब हुआ है। क्योंकि अगर इजराइल ईरान के तेल संयंत्रों पर हमला करता, तो उसके बदले की कार्रवाई में सऊदी अरेबिया या कुवैत जहां हमले होते तो प्रेशर में अमेरिका आता क्या ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एक ईगो सेटिस्फेक्शन का खेल चल रहा है? ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं कह सकते आप, इसको कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के सेटिस्फेक्शन का खेल चल रहा है। एक पब्लिक ओपिनियन बनी थी ईरान में कि भाई इजराइल की तरफ से आपके हसन नसरल्ला को मार दिया गया, इस्माइल हानिया को मार दिया गया, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने हमला करके दिखा दिया। उन्होंने हमला करके दिखाया, तो फिर अब पब्लिक ओपिनियन इजराइल में बन रही है, हमें बदल लेना है। इजराइल के पास एक मौका था ये कि वो ईरान को नेस्ते नाबूद करने का एक मौका उसको मिला था कि वो बड़े हमले करके ईरान की इकोनॉमी को चोट पहुंचा सकता था। लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके जो दुष्प्रभाव होते वो बहुत ज्यादा होते, पूरे इलाके में जंग फैल जाती। उससे बचने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, और इसीलिए मुझे लगता है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो अपने हमले को सीमित रखे। दो चीजें सुमित समझना चाहूंगा, अमेरिका की टैक्टिक्स आप समझाइए, आखिर किस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स जो हम जियो पॉलिटिक्स देखते हैं उसमें किस तरह से अमेरिका इजीली हर चीज को कंट्रोल करता है। जब चाहता है इजराइल ईरान पर हमला कर दे, ईरान
तो ये कंट्रोल कैसे करता है अमेरिका? रूस का भी जिक्र करना जरूरी है। अभी ब्रिक्स में हमने देखा मसूद पेजेश्कियान वहां गए हुए थे, तो रूस को भी क्या जवाब देने की कोशिश है कि अमेरिका है तो हर चीज कंट्रोल में है हमारे? अमेरिका शुरू से ही कंट्रोल करता है, और वो वक्त था जब दो महाशक्तियां होती थी, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो आज का रूस है, वो और अमेरिका। तब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। 1990 में जब सोवियत संघ टूट गया, रूस बहुत कमजोर हो गया, तब अमेरिका इकलौता इस पूरी दुनिया का दरोगा बन गया और हर जगह वही कंट्रोल कर रहा था। कहीं भी युद्ध लड़ना होता था तो अमेरिका लड़ता था। आपने सद्दाम हुसैन पर हमला किया था जब उन्होंने 90s में, उसके बाद दोबारा सद्दाम हुसैन पर हमला करके उनकी सत्ता को हटा दिया गया। 9/11 हुआ तो अफगानिस्तान पर हमला कर दिया गया। हर तरीके से दुनिया के हर कोने पर अमेरिका हर चीज पर कंट्रोल करता रहा है। अब जाके चीजें थोड़ी सी बदलनी शुरू हुई है। यूक्रेन और रूस की आपने जिक्र किया, तो यूक्रेन और रूस का युद्ध क्या है बेसिकली? यूक्रेन और रूस का युद्ध यही है कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको हथियार दिए जा रहे हैं, वो रूस के खिलाफ लड़ रहा है। रूस की ये रेड लाइन थी कि भाई यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन चाहता था नाटो में शामिल होना, रूस ने उस पर हमला किया। अमेरिका एक तरह से चाहता है कि जो उभरती हुई शक्ति है, या उसको लगता है कि उसके डोमिनेंस को जो चैलेंज कर सकता दिक्कत ये है कि G7 को टक्कर देने की कोशिश अब ब्रिक्स कर रहा है। पुतिन ने जो 4 नए देशों को जनवरी में शामिल करवाया है ब्रिक्स में, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई, तो G7 को कहीं ना कहीं एक दबाव में तो नहीं आ रहे हैं। दबाव तो खैर है, देखिए दबाव से ज्यादा रोहन बात ये है कि पूरी दुनिया में आखिरकार डंडा किसका चलेगा? अभी तक अमेरिका का ही डंडा चल रहा था, गेम पावर का ही है और डंडा, लेकिन अब उसको चुनौती मिल रही है, रशिया की तरफ से चुनौती मिल रही है। जो रशिया चाइना का एक एक्सिस बना है, उस एक्सिस की तरफ से उसको चुनौती मिल रही है, तो अमेरिका अपनी पावर को प्रोजेक्ट करता है। ईरान को सबक सिखाकर अमेरिका चाहता था कि एक अपनी पावर प्रोजेक्ट किया, लेकिन ये मामला थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन अब अगर फाइनल कमेंट में आपका चाहूं तो क्या लगता है कि ईरान यहाँ रुक जाएगा? मुझे लगता है कि अब ईरान रुक जाएगा, क्योंकि एक तरीके से ईरान ने अपनी पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाइड कर दिया कि हमने हमला बड़ा किया, जवाब में हम पर बहुत छोटा हमला हुआ। मुझे लगता है रुक जाएगा ईरान। लेकिन जो उसके प्रॉक्सीज हैं, हूथी विद्रोही है, हिजबुल्लाह है, हमास है, सीरिया और इराक में भी कई सारे मिलिशिया हैं जो कि ईरान के खड़े किए हुए, वो लोग अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वो इजराइल पर हमले करवाता और ईरान का सपोर्ट उनको जारी रहेगा। रुकने की बात है, केवल रुकना इजराइल को है, रुकना इजराइल को है गाजा में। अगर गाजा में इजराइल रुक जाएगा तो सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। चलिए, मुझे लगता है कि ये अभी इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में इसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो वाकई युद्ध क्षेत्र में तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों तरफ से लगातार इसी तरीके की बम्बार्डिंग और ये सब जारी है। लोग मर रहे हैं और जो कैजुअलिटीज है वो भी लगातार हम देख रहे हैं कि दिन दर दिन सिलसिला जो है वो मौतों का बढ़ता जा रहा है, गिनती बढ़ती जा रही है। ये सिलसिला कब थमेगा, कब रुकेगा, इंतजार फिलहाल इसी चीज का है, लेकिन कैसे होगा ये भी आने वाला वक्त ही बता पाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।